पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक को हल कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से हल करना शुरू करेंगे। और ये जो है ये क्लास 11th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे एक परीक्षा की भी तैयारी होती जाएगी और बहुत सारा क्वेश्चन हमारा तैयार भी हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। जो अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत सारा सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का आता है यहाँ पर 24 नंबर का, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व का मात्रक होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम, आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब। तो इसका सही उत्तर जो होता वो होता किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज जो किया जाता है वो किया जाता है बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर, दाब मापी का। अगला प्रश्न, सॉलिड मटेरियल्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। ठोस पदार्थ गर्म किए जाते हैं चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं चालन क्या होता है। जब एक वस्तु है, ठोस वस्तु है, उसको मोमबत्ती से अगर यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ के अणु गर्म होंगे और ऊर्जा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग चालन विधि। कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन क्या होता है उसको समझते हैं। ये होता है द्रव के लिए। द्रव में क्या होता है, जैसे पानी को अगर गर्म कर रहे हैं, जल को गर्म कर रहे हैं, तो नीचे जो जल का अणु है जो ताप के संपर्क में आ रहा है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा और इसका जगह में आ जाएगा ठंडा अणु से और ये फिर से गर्म होगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रक्रिया से जो ताप का जो हीट का जो ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग संवहन विधि। विकिरण में क्या होता है? विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना है सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंच रहा है, बीच में तो कोई माध्यम भी नहीं है, निर्वात है। तो ये कौन सा विधि द्वारा आता है? तो ये होगा विकिरण विधि द्वारा। तो एकदम याद रखना है। चालन किस में होगा? ठोस के लिए। द्रव में होगा संवहन, जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और सूर्य जिसमें बिना माध्यम का जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चला जाता है तो उसको कहते हैं विकिरण। और कभी भी पूछा जाए कौन सा सबसे तीव्र विधि है, कौन सा सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट के ट्रांसफर का, तो उसमें आपको टिक करना है विकिरण, रेडिएशन को। किसको? रेडिएशन। ये सबसे फास्ट जाता है ऊष्मा, हीट। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देखिए क्या कहते हैं। 27 नंबर, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा। सबसे पहले समझते हैं विलगित निकाय क्या है। तो विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहा जाता है जहां ना तो ऊष्मा अंदर आ सकती है ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर जा सकती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें कहता है इंटरनल एनर्जी, जो आंतरिक जो ऊर्जा है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। बढ़ती है, घटती है, पूर्ववत रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? पूर्ववत रहती है, रिमेन सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में। याद रखना है। अगला प्रश्न, इन आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रिया में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है समतापीय, आइसोथर्मल। तो इसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होता है? टेम्परेचर नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, तापमान ना ही बढ़ता है ना घटता है। यह सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, CP/CV फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूलेज, द्विपरमाणु गैस के लिए CP/CV होता है। तो CP और CV क्या है? CP/CV, CP को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट
एट कांस्टेंट प्रेशर और सी भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो द्विपरमाणुक गैस के लिए या फिर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए इसका वैल्यू होता है 7/5। रख लेना, याद रख लेना। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, 7/5 होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा इनमें से? तो आदर्श गैस का समीकरण हम लोग पढ़ते हैं PV बराबर nRT, जहाँ P दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या और R गैस नियतांक और T तापमान होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT। देखिए यहाँ पर N नहीं लिया होगा क्योंकि कभी कभी 1 ग्राम मोल की बात होती है, तो N का मान हम लोग 1 रख सकते हैं। तो PV इक्वल्स टू RT, ये भी सही होगा, है ना। तो ये भी सही हो सकता है। सही क्या हो सकता है? यही होगा, PV इक्वल्स टू RT, क्योंकि और उससे कोई संबंधित नहीं लग रहा है समीकरण। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए, SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक का SI मात्रक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है समझिए। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग अगर खींच रहे हैं इस दिशा में, तो स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस बल को हटा देंगे तो स्प्रिंग अपना वास्तविक स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो उसको कहते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। जिस फोर्स के कारण ये वापस आता है उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल, है ना। और ये किसके समानुपाती होता है? तो याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स समानुपाती होता है विस्थापन के। ये अपना वास्तविक स्थिति से जितना विस्थापित होगा, जितना खिंचाएगा या फिर जितना संपीड़ित होगा, जितना एक्सटेंशन होगा या जितना कॉम्प्रेशन होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम अगर इधर खींच रहे हैं तो प्रत्यानयन बल अंदर की ओर बनेगा। अगर हम इसे संपीड़ित करते हैं तो प्रत्यानयन बल उधर लगता है। तो माइनस चिन्ह बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। तो यहाँ से इसी जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका मात्रक पूछ दिया, इसका मात्रक क्वेश्चन में पूछा है, ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K बराबर कितना आ जाएगा? F/x। माइनस तो केवल दिशा ना बता रहा है कि दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन, और x दूरी या खिंचाव विस्थापन कुछ भी है तो इसका मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर। कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो इसका आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, बी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड a, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज। एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम a है, एम्पलीट्यूड a है। एक आवर्तकाल कब होता है? जब एक दोलन पूरा होता है या फिर एक चक्कर पूरा होता है, तो उसमें लगने वाला समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो उसको याद करना है। चलिए समझते हैं हम लोग बढ़िया से। देखिए मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, इसको खींच करके यहाँ तक रख दिया गया। इसका जो आयाम है, जो खिंचाव है, सबसे ज़्यादा खिंचाव है वो a हो गया, सही है। यहाँ तक में रखा गया। मान लीजिए इसको कुछ बिंदु ले लेते हैं P, इसको Q। अब ये खींच करके क्या होगा? वापस संपीड़ित भी होगा। तो वापस संपीड़ित होगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ तक जब पहुँच रहा है, तो समझिए, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। P से जैसे ही इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये एक बार कहाँ तक आएगा? Q तक। A क्या यहीं पर रुक जाएगा? नहीं, फिर से ये अंदर आएगा और संपीड़ित होगा। मान लेते हैं फिर से A तक आया यहाँ पर, तो A यहाँ तक पहुँचा, फिर से A यहाँ तक पहुँचा, P Q R तक पहुँचा। फिर से क्या यहीं पर रुकेगा? नहीं, Q से वापस P तक, तब ना एक दोलन पूरा होगा, तब एक आवर्तकाल पूरा होगा। तो देखिए हम लोग स्प्रिंग को पकड़ करके खींच दिए, यहाँ तक रखें, अब यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ पहुँचा माध्य स्थिति, यहाँ से फिर से अंदर संपीड़ित, तो यहाँ तक से यहाँ जो पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना? A, यहाँ A 2A,
फिर से R से Q, A 3A और फिर से यहाँ और A 4A, ठीक है। तो कितना आ गया 4A, तब ना ये वापस P तक पहुँच गया, एक दोलन पूरा हो गया। और एक दोलन में पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, आवर्तकाल मानते हैं, T मानते हैं। तो T समय में ये कितना दूरी को तय किया P से, तो यहाँ गया, यहाँ से फिर अंदर गया, क्योंकि यहाँ पर तो रुक नहीं जाएगा, स्प्रिंग कंपन करता है ना सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति में फिर से अंदर जाएगा, फिर से यहाँ तक आएगा, फिर से यहाँ, तब ना एक दोलन पूरा होगा। तो A फिर A 2A 3A 4A, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए 4A। देखते हैं, देखिए तो सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम A है, एक आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा 4A। सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, Which of the following motions is not simple harmonic? निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। किसी स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर दोलन, तो कोई स्प्रिंग जो ऐसा जो दोलन कर रहा है या ऐसे जो दोलन कर रहा है, ऊर्ध्वाधर एक्चुअली ऐसा है ना, वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग, ये वर्टिकल होगा, या तो क्षैतिज ऑसिलेशन होते हैं। तो ये तो सरल आवर्त गति है। किसी सरल लोलक की गति, लोलक या फिर दोलक की गति, सिंपल पेंडुलम का मोशन, वो भी सरल आवर्त गति है। सूर्य के चारों ओर की गति, तो सूर्य के चारों ओर की गति जो है ना, यह सरल आवर्त गति नहीं है। और क्या पूछा हम लोगों को, कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो गति है, जैसे मान लीजिए सरल आवर्त गति क्या है, पहले उसको समझिए। सरल आवर्त गति उसको कहा जाता है जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर गति करता है, इधर गति करेगा उधर गति करेगा, जैसे दोलक में, जैसे स्प्रिंग में, जैसे यू नली में द्रव का दोलन, यू प्रकार की एक नली है, इसमें कोई द्रव दोलन कर रहा है, यानी कि एक बार इधर जाएगा, इधर आएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, तो इसमें भी तो इधर उधर गति कर रहा है। तो जब भी इधर उधर गति होगा, है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, तो वो जाता है सरल आवर्त गति में। लेकिन सूर्य के चारों ओर की गति जो है, सूर्य के चारों ओर की गति, मान लेते हैं ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो क्या इधर उधर गति हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं ना हो रहा है, एक ही ना दिशा में घूम रहा है, तो इसलिए ये सरल आवर्त गति नहीं है। नहीं है पूछा है तो ये है, ठीक है, ये सरल आवर्त गति नहीं है, यानी कि ये आवर्ती गति है, दोलन गति नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, वायु में ध्वनि तरंग की चाल। तो वायु में जो ध्वनि तरंग की चाल है वह याद रखना है आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, जैसे बरसात के मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है ना, तो उसके साथ साथ ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, विथ प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या आता है, ध्वनि, तो ध्वनि जो तरंग है, साउंड वेव जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखना है, के संचरण के साथ संचारित होती है। तो किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के साथ क्या चीज़ संचारित होती है, तो एकदम याद रखना है, इसका उत्तर होगा ऊर्जा। क्या चीज़ संचारित होती है, एनर्जी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी होगा, ऊर्जा संचारित होता है, कण नहीं जाता है, कण कंपन करके फिर से वापस अपना जगह में ही रहता है, केवल ऊर्जा को वो ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण कोण क्या होता है, तो एकदम सूत्र में याद रखना है, इसका सूत्र को भी याद रखना है आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, है ना। तो इसके लिए अधिकतम होने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, क्योंकि थीटा जैसे ही 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो यह अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरेगा, ठीक है, महत्तम प्रास होगा, इसका महत्तम सीमा होगा, महत्तम रेंज जाएगा। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू याद रखना एकदम रट करके 45 डिग्री। प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगला प्रश्न कहता है, देखिए Which of the following remains constant for a projectile motion? प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है,
चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। प्रक्षेप्य गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? देखिए ये हो गया प्रक्षेप्य गति, इस तरीके से गति हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको फेंक रहे हैं, ये है मान लीजिए ये है y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये ux, ये हो गया uy। देखिए तो जैसे इसको फेंका गया थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण से? थीटा कोण से u सदिश को, तो इसका दो टुकड़ा बन जाता है, एक x अक्ष में जाता है और एक y अक्ष में जाता है ना। देखिए x अक्ष का काम क्या है? तो वस्तु को रैखिक दूरी तय कराना, क्षैतिज दूरी तय कराना, और y का काम है कि इसको ऊंचाई पर ले जाना। जैसे ही यह महत्तम ऊंचाई तक पहुंच गया, s तक पहुंच गया, मान लीजिए ये बिंदु P तक पहुंच गया, तो और अधिक ये ऊपर नहीं ले जा पाएगा, है ना, और अधिक ऊपर नहीं ले जा पाएगा। जैसे इस वस्तु को अगर फेंका जाए तो कुछ ऊंचाई तक गया और ऊपर तो नहीं गया, तो उस महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, और उसके बाद वापस नीचे गिरा क्योंकि गुरुत्व बल उसको नीचे खींच लिया, तो यहाँ पर और अधिक ऊपर नहीं ले जा पाएगा। लेकिन ux वाला जो है ये तो आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि इसका विरोध कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ux वाला आगे बढ़ते जा रहा है, ux वाला आगे बढ़ेगा, ux वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन uy वाला क्या कर रहा है? अब ऊपर नहीं ले जा रहा है बल्कि ये नीचे ला रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो किसमें परिवर्तन हुआ? uy, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो चेंज हो जाता है, फिर से नीचे आना शुरू हो जाता है ना, बढ़ता है घटता है। जैसे यहाँ पर ले जा रहा था, घटते जा रहा था, यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद वो माइनस में जा रहा है। लेकिन किसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्षैतिज घटक में, वेग का क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, है ना। एक्स वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपना सीधे आगे लेते जाता है, लेकिन नीचे आता है, टकराता है, गति खत्म हो जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होता? देखिए तो किसमें चेंज नहीं होता है? तो प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है, नियत रहता है? गतिज ऊर्जा नहीं, ये चेंज होता है। संवेग ये भी चेंज होगा वेग के साथ। वेग का क्षैतिज घटक कि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक? तो वेग का क्षैतिज घटक, क्या बताए थे हम? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब कोई बस अचानक से घुमाव लेता है, टर्न लेता है, द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। हिंदी में कहता है जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाता है, यानी कि क्यों बाहर की ओर हम लोग हो जाते हैं, है ना। तो इसका सही कारण है गति की जड़ता के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्योंकि जब बस अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो हम लोग का गति भी क्या रहता है? सीधी रेखा में गति करना चाहते हैं। अचानक से अगर बस टर्न ले जाती है, टर्न मुड़ जाती है, तो हम लोग अभी भी सीधे रेखा में गति करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इधर बाहर की ओर गिरते हैं या फिर उधर की ओर गति होता है। तो ये गति की जड़ता के कारण, है ना। अगला प्रश्न, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल vertically up into air, the ball will fall outside the car, in the car, ahead of the person, in the car, to the side of the person, exactly in hand which threw it up। एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा हुआ, जैसे कार है, कार खुला हुआ है, ऊपर से छत खुला हुआ है, एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है। जैसे हम दौड़ रहे या फिर गति एक समान गति से कोई एक कार में बैठे हुए और पेन को ऊपर फेंक दिया, तो हम भी गति कर रहे हैं। ये जो पेन को जो फेंका जा रहा है विरामावस्था में तो नहीं ना फेंक रहे हैं, गति की अवस्था में एक निकाय होते हुए फेंका जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये कार है, ये भी गति कर रहा है और यहाँ से एक गेंद को फेंक दिया गया ऊपर, तो ये दोनों तो एक निकाय है ना। कार को भी गति करते हुए से गेंद को ऊपर फेंका गया, तो इसमें होता क्या है? ऐसा स्थिति अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा, एकदम रट करके याद रखना है। तो क्या होगा, ये जैसे ही कार वापस जब यहाँ पर पहुँच जाएगा ना, तो गेंद भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक वहीं पर गिरेगा, कार नहीं गिरेगा। तो क्या इसका सही उत्तर होता? कार के बाहर नहीं, कार में व्यक्ति के आगे ऐसा भी नहीं, कार में व्यक्ति के पीछे ऐसा भी नहीं, गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के एकदम हाथ में ही गिर जाएगा, वहीं पर आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी गति कर रहा है और गति करते हुए फेंका जा रहा है, तो ये वहीं पर पहुँचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली इन द हैंड
विच थ्रू इट अप, जो उसको ऊपर फेंकता है उसी की। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक बल है 5 न्यूटन का जो कि कार्य कर रहा है एक वस्तु पर जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, 5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर पर यानी कि वस्तु पर कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको देखिए। बल दिया हुआ है हम लोग को 5 न्यूटन, द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, त्वरण ज्ञात करना है। तो बल 5 न्यूटन, द्रव्यमान 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन क्या है, तो बहुत आसान, F बराबर क्या पढ़ते हैं ma, तो A बराबर कितना हो जाएगा F बट्टा m, है ना। तो F का मान तो दिया ही हुआ है 5 और द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो त्वरण कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस यही आंसर आ जाना है। तो देखिए कौन सा सही होगा, ए वाला, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 40 प्रश्न को हल किया है, समझा है। इसी तरह से और भी सेट का कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, ताकि आप लोग का इसी तरह से परीक्षा की तैयारी भी होते रहे, है ना। जो अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं वो चैनल में जुड़ जाइएगा, आपको फ़ायदा होगा और हम लोग आगे और भी इसी तरह से टॉपिक को लेकर के आएंगे। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।